Hello student, structure of the atom. In the previous lecture, you have read about discovery of the subatomic particle electron, proton and neutron. Today topic based on the atomic models. So what is the atomic model? Atomic model means distribution of the electron, proton and neutron in an atom. Several model proposed. The first model is Thomson model of atom. This model proposed by the J.J. Thomson. Okay, this model also known as the watermelon model और प्लम पुडिंग मॉडल. सपोज आपके पास स्टूडेंट ये वाटरमेलन है, इसका जो रेड वाला पार्ट है इसको इसने माना दिस इज द रेड पार्ट, और रेड पार्ट को उसने कहा पॉजिटिव. जो स्फेरिकल है यानी स्फेयर जो पूरा है दिस इज रेड पार्ट. नाउ उसमें जो सीड होते हैं उन सीड को उसने माना क्या, इलेक्ट्रॉन. तो सीड को उसने इलेक्ट्रॉन के जैसे माना और उसने कहा जो सीड है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है कि इसमें पॉजिटिव पार्ट में ये जो पूरा जो है ये पॉजिटिव पार्ट है इस तरह से, और इस पॉजिटिव पार्ट में ये सीड एम्बेडेड रहते हैं. या फिर हम इस मॉडल को क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है, केक में इस तरह से जो रेजिन लगे रहते हैं ये, तो इसी के बेसिस पर इसका नाम हम प्लम पुडिंग मॉडल भी रख देते हैं. नाउ द एन एटम पोजेस स्फेरिकल शेप. एटम का शेप स्फेरिकल होता है एंड रेडियस ऑफ एन एटम इसने माना 10⁻⁻10 मीटर अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. नाउ स्फेयर को हमने बोला रेड पार्ट एंड दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज. रेड पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को रखता है. द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू रेड पार्ट, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में एम्बेडेड रहते हैं, रेड पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं. ओके, जो इलेक्ट्रॉन है. तो अब देखो पॉजिटिव पार्ट ये पूरा जो है मैंने ऐसे डार्क किया है, दिस इज़ द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन एंड सीड इसमें जो एम्बेडेड है वो इलेक्ट्रॉन है. तो ओवरऑल ये मॉडल बताता है कि जो एटम है वो न्यूट्रलिटी को प्राप्त कर लेता है. सो डैट मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है आपको पता है. तो एक अच्छा क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट रहता है इसके अंदर. क्लियर होती है बात यहाँ तक की. नाउ पूछता है इस मॉडल की लिमिट स्टूडेंट. तो लिमिट में आपको क्या बताना है, ये ओवरऑल एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी. ये न्यूट्रलिटी तो बता देता है ये मॉडल, बट नॉट कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ द एक्स रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. देखो स्टूडेंट, एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये बताता है एटम में कि ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, न्यूक्लियस है, वो अलग बताता है इसके बारे में. तो इसने कुछ इस तरह से बताया, तो ये एक इसकी लिमिट बन जाती है. क्योंकि बाद में जब डिस्कवरी की गई, एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड ने जो बताया कुछ अलग बताया, न्यूक्लियर मॉडल दिया, और ये मॉडल जो है वैसा नहीं बता रहा था. इसलिए मॉडल की ये सबसे बड़ी एक कमी थी, एक लिमिट बन जाती है कि ये जो एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. क्लियर होती बात. तो थॉमसन मॉडल यही है. ठीक है, इसको नोट कीजिए. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम इज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. तो रदरफोर्ड ने एक दूसरा मॉडल दिया. ठीक है, जो थॉमसन के मॉडल की लिमिट थी उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे. उसने क्या करा, एक रेडियम यू नो अबाउट रेडियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है. और रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं उनसे अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं. उसने क्या करा, एक अरेंजमेंट किया और उस रेडियम के टुकड़े से उसने अल्फ़ा पार्टिकल को अलग किया. अब अल्फ़ा पार्टिकल को उसने एक पतली से लेड की प्लेट से गुजारा, जिससे कि वो एक फाइन पेंसिल मतलब एक पतला फैले नहीं इधर उधर वो मिल जाए. और फिर उसने उसको रेज को अल्फ़ा रेज, ये क्या है स्टूडेंट, ये अल्फ़ा रेज निकाल रहा है, अल्फ़ा रेज. अब अल्फ़ा रेज को उसने क्या करा, गोल्ड फॉइल पर डाला. ठीक है, जो गोल्ड फॉइल होती है वो काफ़ी पतली होती है, उसको उसने यहाँ पर रखा और पूरा अरेंजमेंट किया. और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई, और ये स्क्रीन जो थी रोटेटिंग स्क्रीन थी. दिस इज़ द रोटेटिंग स्क्रीन. स्क्रीन पर जब डाला
तो उसने देखा कि कुछ रेज ऐसे आपको जाते हुए दिखाई दी, कुछ रेज ऐसे, कुछ ऐसे। तो ये इसमें रोटेटिंग स्क्रीन पे, इस पर्दे पर सभी दिशाओं में इस तरह से रोटेट करती हुई दिखाई दे रही थी, जाती हुई दिखाई दे रही थी। यानी ये गोल्ड फॉइल जो है ये क्या है, एक एटम है, मैटर है, एटम से बना होगा। अगर इसमें मान लो एक बराबर कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक बराबर एम्बेडेड होते, तो क्या होता, ये रेज बिल्कुल सीधे जाती या एक ही रास्ते में, एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। तो कहीं पर इधर जा रही है, कोई सीधी जा रही है, कोई लेफ़्ट, कोई राइट। तो इससे ये पता लगा कि जो एटम है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो एक बराबर एम्बेडेड नहीं है। जैसे कि थॉमसन ने बोला था, थॉमसन क्या बोलता है, वाटरमेलन मॉडल में कहता है कि जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन है और रेड पार्ट क्या है स्फेरिकल का पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। फिर उसने अपने रिसर्च पेपर में, पूरा ये एक रिसर्च पेपर था उसका, उसने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया। सपोज ये क्या है, एक गोल्ड फॉइल है स्टूडेंट, ठीक। इस गोल्ड फॉइल पर जब उसने थोड़े से अल्फा पार्टिकल डाले तो ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से आए और ये सीधे निकल गए। इसी तरह से उसने और भी कुछ अल्फा पार्टिकल डाले तो ये नीचे से ऐसे आए और ये सीधे चले गए, ठीक है। थोड़ी अमाउंट उसने और अल्फा पार्टिकल की बढ़ाई तो ये पार्टिकल यहाँ तक आए और फिर वो इधर चले गए। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल ऐसे आए और ये इधर मुड़ गए। क्लियर होती बात। फिर और उसने अल्फा पार्टिकल डाले तो देखा कि यहाँ आया और फिर ये यहाँ से कम है। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल यहाँ आया, इस गोल्ड फॉइल से यहाँ चला गया। तो स्टूडेंट देखो यहाँ सीधे जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होगी। अब यहाँ तक आकर ये मुड़ रहे हैं, यहाँ तक आए और फिर इस तरह से मुड़ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे और अंदर जा रहे हैं, हम सेंटर की साइड जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है। सपोज जब यहाँ आए तो और पहले से ये मुड़ गए, इसका मतलब और सेंटर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मान लो सेंटर है। फिर उसने क्या करा, उसने 10,000 पार्टिकल में से लगभग एक पार्टिकल अल्फा रेस का, 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल अल्फा रेस का उसके सेंटर में डाल के देखा उसने। जब इस पार्टिकल को सेंटर में डाला तो ये जैसे एक बॉल को आप दीवार में मारेंगे तो कम बैक आएगी, यानी यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। जब उसने सेंटर में डाला तो ये कम बैक कितने पर, 180 के एंगल पर, 180 डिग्री एंगल पर कम बैक आ जाता है, वापिस आ जाता है, यानी बाउंस्ड हो जाता है ये। इससे ये पता लगता है जो ये सेंटर वाला पार्ट है, क्या सेंटर, और सेंटर में क्या है, ओवरऑल मास रखा हुआ है। सेंटर में क्या है, पूरा मास रखा हुआ है। जैसे जैसे हम स्फीयर, यहाँ से स्फीयर में अंदर सेंटर की तरफ जाते हैं तो मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब उसने ये पता लगा लिया कि जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे एटम का मास बढ़ेगा, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो एक बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ तक उसने पूरा अपना एक रिसर्च पेपर बनाया। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये वाले जो है अनडिफ्लेक्टेड हैं। उसके बाद स्मॉल, यानी ये जो मैंने दोनों दिखा रखे हैं, जब ये अल्फा ये इन पर गिराया गया, ठीक है, ये तो अनडिफ्लेक्टेड चले गया पहले वाला। तो कह रहा है अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल पर वो डिफ्लेक्शन करा उन्होंने, वो मुड़ गए। नाउ अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, ठीक है, वो वापस अपने रास्ते में आ गए। तो अब पूरा कंक्लूजन निकाला उसने पूरे। उसके बाद उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे एटम में एम्बेडेड हैं, किस तरह से एटम में हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर उसको हम आगे लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के कंक्लूजन्स क्या थे, इसने अपने आगे की रिसर्च पेपर में क्या बोला, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। इसने बोला जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि ये रेज आप देख रहे हैं कि ये सीधी चली जा रही हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट, अ फ्यू पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, कम ही अल्फा पार्टिकल होते हैं जो अपने रास्ते से डिफ्लेक्शंस हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, राइट।
नाउ थर्ड कंक्लूजन था इसका स्टूडेंट, द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो पूरे एटम के बहुत कम वैल्यू को, बहुत कम वॉल्यूम को रखता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही पार्टिकल 20,000 में से वापस आ जाता है 180 पर कम बाउंस्ड हो जाता है, राइट। तो ये उसने 3 कंक्लूजन बनाए और इनके बेसिस पर इस मॉडल ने क्या बताया, यानी इसने क्या कहा, इसने कहा पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम पार्ट में पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसका नाम रख दिया अब उसने क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो बोला था, किसने बोला था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला। क्वेश्चन बनता है तो रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट उसने बात कही कि न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस जो है हमारा ये पूरा एटम है और ये इस तरह से ऑर्बिट जैसे हैं और इसमें क्या पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड इन द सर्कुलर पाथ, है ना, हाई स्पीड में और सर्कुलर पाथ में, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहे हैं। क्लियर होती बात, यानी जो एटम है, एटम के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोला और उसके चारों तरफ क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पार्ट में, और जो ये सर्कुलर पार्ट है इसको इसने बोला ऑर्बिट। क्वेश्चन बनता है तो ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस सर्कुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बारे में किसने रिसर्च करके बताया, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। तो ये जो था कंक्लूजन था ओवरऑल रदरफोर्ड का, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की भी कमियां रहीं, इन कमियों को देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई एक, एंड इसके अकॉर्डिंग इसने ये कहा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब नाउ अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को रखेगा और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ पर हम बात करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स की, अट्रैक्टिव फोर्स, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मूव करते करते क्या आएगा, इस तरह से घूमते 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 एनर्जी को लॉस कर देगा और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, इट लॉस एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा घूमते घूमते, एंड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, में एनर्जी को लॉस कर रहा है किसी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, एंड कम क्लोज टू द न्यूक्लियस, और धीरे धीरे क्या करेगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, तो बोहर ने, आगे हम बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे, बोहर ने कहा, ये कंक्लूजन निकाला कि एटम वुड कोलैप्स, और एटम कोलैप्स हो जाएगा, एंड 10⁻⁸ सेकेंड में वो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग जो एटम है वो क्या है, अनस्टेबल है। ये थ्योरी बताती है कि एटम जो है वो अनस्टेबल है। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, तो ये थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड की थ्योरी, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं बता पाया, ठीक है, नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। तो आगे का हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोहर की थ्योरी, और वो काफ़ी एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए।